आप सभी को जय श्री राम। हम आज कक्षा 10वीं के सत्र 2020-21 का जो उसके पाठ्यक्रम के अनुसार आज जो है चैप्टर दूसरा तो हट गया है, चैप्टर तीसरा जो बहुपद है उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुपद अपना बीजगणितीय चैप्टर में आता है अलजेब्रा, जिसको इंग्लिश में अलजेब्रा बोला जाता है। तो हम इसको बेसिक से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बीजगणित को पढ़ने के लिए दो चीजों का हमें ज्ञान होना जरूरी है। पहला है चरपद और दूसरा है अचरपद। तो चरपद क्या होता है? चरपद वह पद जिसका मान बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। तो चरपद वह पद जिसका मान बदलता रहता है। तो चरपद क्या होगा? वह पद जिसका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। जैसे तो अपन जो भी चरपद को इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल जैसे x हो गया, y, z, a, b, c। जैसे हम कोई भी समीकरण लेते हैं, समीकरण लेते हैं जिसके अंदर x का मान कभी 1 होता है, कभी 2 होता है, कभी 4 होता है, कभी -1 होता है, कभी 0 होता है। तो इस तरह से x का मान कोई फिक्स नहीं है, ये बदलता रहता है, इसलिए ये आ जाएगा चरपद में। तो चरपद क्या होंगे? वे पद जिसका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। अब अचरपद वह पद जिनका मान निश्चित होता है। वह पद जिनका मान निश्चित होता है। जैसे हम लेंगे एक का मान हमेशा एक ही होगा। दो का मान हमेशा 2 ही होगा, इसका मान बदलेगा नहीं। इसको इंग्लिश में बोला जाता है कांस्टेंट। तो अचरपद क्या होगा? वह पद जिनका मान निश्चित होता है। वह किसी भी परिस्थिति में हमेशा एक ही बोला जाएगा। एक को हम कभी दो बोल के काउंट नहीं करेंगे। एक हमेशा एक ही होगा, 2 हमेशा 2 ही होगा। तो ये हो जाएगा अपने अचरपद। तो चरपद और अचरपद जो कि बीजगणित का ही एक भाग होते हैं। तो अब इनके कॉम्बिनेशन से हम चरपद और अचरपद के कॉम्बिनेशन से हम बीजगणित बनाते हैं। तो बीजगणित के इक्वेशन बनाते हैं और उस इक्वेशन को अलग अलग तरीके से हल किया जाता है। तो उन इक्वेशंस के आधार पर उनका नाम भी अलग अलग होता है। जैसे जैसे चरपद है, पदों की संख्या के आधार पर तो पदों की संख्या के आधार पर समीकरण कौन कौन से होते हैं? जैसे आप मान लो एक पदीय, द्विपदीय,
एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, तो ये इस प्रकार से, और होता है बहुपदीय। तो इस प्रकार के समीकरण हो सकते हैं। जैसे एक पद में, जैसे अपने एग्जांपल ले लो इसका, या तो x होगा, या फिर 2x होगा, या 5x² होगा। तो इस तरह से ये पूरा एक ही पद है। ये x अपने आप में एक पद है, 2x एक पद है, और 5x² एक पद है। ये इसका एग्जांपल हो गया। जैसे यहाँ पे द्विपद के लिए मैं एग्जांपल लिख लूं, जैसे x प्लस 5, ये दो पद हो गए। इसमें x² प्लस 2, ये दूसरा, इसमें भी दो पद हो गए। और x x² प्लस x, इसमें भी दो पद हो गए। ये दो द्विपदी हो गया। इसी तरह से प्लस में हम 3 बार लिखेंगे वो त्रिपदीय, 4 बार लिखेंगे वो चतुर्थपदीय, और इनसे एक से अधिक बार को हम बहुपद बोलते हैं। तो ये बहुपद इस तरह से घातों में लिखते हैं। तो जो हमारे चर पद होता है, चर पद x, y, z, a, b, c या p, q, r जो भी है, हम चर पद लेंगे। तो चर पद के ऊपर जो अधिकतम घात होती है उसके अनुसार समीकरण को बोला जाता है। जैसे एक घातीय समीकरण, या फिर एक घातीय नहीं बोल के एक घातीय समीकरण, इसको हम रेखिक समीकरण भी बोलते हैं। रेखिक समीकरण जिसमें हमारे जैसे एक घात, जैसे x ले लिया, x प्लस 2, ये एक घात है। इसके ऊपर अधिकतम घात, चर पद के ऊपर अधिकतम घात 1 है। जैसे z प्लस x या x प्लस z, तो इनके ऊपर भी, चर पद के ऊपर अधिकतम घात 1 है। तो ये इस तरह से एक घातीय समीकरण वह होते हैं जो चर पद के ऊपर अधिकतम घात 1 हो, वो एक घातीय समीकरण या रेखिक समीकरण कहलाते हैं। दूसरा है द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण तो वह समीकरण जिसमें चर पद के ऊपर अधिकतम घात 2 हो। जैसे x² प्लस 2, x² प्लस x प्लस 1, ये चर पद है। चर पद के ऊपर अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो ये द्विघातीय समीकरण हो गया। इसी तरह से त्रिघातीय समीकरण, तो वैसे ही जैसे इनकी परिभाषा थी कि चर पद के ऊपर अधिकतम घात 3 हो, उसे त्रिघातीय समीकरण कहते हैं। जैसे x³ प्लस 4 या x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, ये इन x के ऊपर अधिकतम घात क्या है? 3 है। तो ये हो जाएगा त्रिघातीय समीकरण। आगे बहुपद के शून्यक। अब किसी भी समीकरण में शून्य क्या होते हैं? हमें कोई बहुपद दे दिया, उसका शून्यक। तो शून्य क्या होगा कि किसी समीकरण में चर पद का वह मान जिस पर समीकरण का मान शून्य हो जाता है। जैसे पहले इसकी परिभाषा लिख लेता हूं। किसी समीकरण में चर पद का वह मान जिस पर समीकरण का मान शून्य हो जाता है,
जाता है उसे बहुपद का, उस समीकरण का शून्य कहते हैं। जैसे मैं कोई एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे x प्लस 2 है, तो यहाँ पे x का मान क्या रखूं जिसके ऊपर इस समीकरण का मान शून्य हो जाए। तो x का मान -2 रखूंगा, x का मान -2 रखूंगा, तो -2 और +2, तो मतलब 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 0, तो ये इसका क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, ये इसका शून्य हो जाएगा। अब जैसे कोई इससे बड़ा सा और थोड़ा सा और कॉम्प्लीट, जैसे 3x प्लस 7, तो इसमें x का मान क्या रखूं जिसके ऊपर समीकरण का मान शून्य हो जाता। तो हम क्या करेंगे, पहले जो हमें चाहिए वो इसके बराबर में लिख देते हैं। मतलब क्या होना, क्या चाहिए मुझे, इस समीकरण का मान मुझे शून्य चाहिए, तो इसके बराबर में मैंने शून्य लिख दिया। अब वैसे आप सारे छोटी क्लासों में पढ़ चुके होंगे कि पक्षांतरण करते हैं, तो यहां से 7 का इधर पक्षांतरण करेंगे, तो पक्षांतरण में क्या होता है, इधर जो प्लस होता है वो इधर बराबर के इस साइड जाने पर क्या हो जाता है माइनस का 7 हो जाता है, और जो प्लस में होता है इधर माइनस का हो जाता है। जो इसके मल्टीप्लाई में, इसके गुणे में, x के साथ 3 गुणे में, वो इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो x बराबर क्या होना चाहिए -7/3, तो ये इसका शून्य हो जाएगा। एक बार इस शून्य को इसके अंदर रख के देखते हैं कि मेरे पास क्या है 3x प्लस 7 है। अब x की जगह क्या मान रखेंगे -7/3, क्योंकि हमने ये निकाला कि इसका शून्य का। देखते हैं एक बार, इसको वेरीफाई करते हैं। 3 इंटू एक्स की जगह क्या रखना है -7/3, -7/3, और यहाँ पे है +7, तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा -7 और +7 बराबर 0। आ गया x का मान, अगर जब मैं -7/3 रखा तो 0 आ गया। तो हमें आगे इस तरह से शून्यक निकालना है। अगर किसी समीकरण का शून्यक निकालना है तो उस समीकरण को शून्य के बराबर रख दो, और उसको फिर उसके चर पद के लिए उसको सॉल्व करो। जो चर पद का मान आएगा वही उसी समीकरण का शून्यक होगा। मतलब किसी समीकरण में चर पद का वह मान जिसमें समीकरण का मान शून्य हो जाता है, तो उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। अब शून्यक हमने तो ये एक घात वाले थे, उसके अंदर तो हमने आसानी से शून्यक निकाल दिए। अब 2 घात वाले, 3 घात वाले और 4 घात वाले समीकरण भी आते हैं, तो उनके लिए शून्यक निकालने का तरीका और अलग अलग होता है। बस समीकरण का मान 0 रखो, फिर उसके फैक्टर करने रहते हैं, गुणनखंड करने रहते हैं, और उस हिसाब से हम उसमें शून्यक निकालते हैं। तो सबसे पहले हम एक सवाल ले लेते हैं जिसमें हम किसी द्विघात बहुपद का शून्यक निकालते हैं। द्विघात समीकरण लेते हैं जैसे, और उसके बाद हम शून्य को, और जो हमारे द्विघात समीकरण में जो गुणांक होते हैं, जो उनके बीच में संबंध निकालेंगे। उससे पहले हमें शून्यक निकालना आना चाहिए। तो शून्यक निकालने के लिए द्विघात समीकरण लेते हैं। x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात करो। देखिए, अब हमारे पास जो द्विघात समीकरण है वो है x² - 2x - 8। तो सबसे पहले क्या करूंगा, इसको 0 के बराबर रखूंगा क्योंकि मुझे इसका शून्यक निकालना है। तो x² - 2x - 8 बराबर 0 रख दिया। अब यहाँ पे क्या करना रहता है कि जो बीच वाला जो x का गुणांक है, x का गुणांक है 2, और जो अपना अचर पद है, इनके बीच में कुछ संबंध होता है। जैसे मैं
इसके गुणनखंड ऐसे गुणनखंड करो, उन गुणनखंड के जोड़ बाकी चर अचर पद का ऐसा गुणनखंड उसके या तो जोड़ करें या फिर बाकी करें, तो हमें उसका x का गुणांक मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास अचर पद है 8, अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणा, अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणा जो बनता है 8, उसके हमें गुणनखंड करना है। तो 8 के गुणनखंड किए, इसके अंदर 2 का भाग लगाया, कितनी बार गया? 4 बार गया। 2 और 4 में कुछ ऐसा संबंध है जिससे कि x का गुणांक आ जाए। x का गुणांक क्या है? 2 है। तो अगर मैं 4 में से 2 को माइनस करूंगा तो 2 आ जाएगा, x का गुणांक आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके साथ हमें इनके चिन्हों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो मैं ये मान के चलता हूं आपको चिन्हों का ज्ञान होगा। चिन्हों का ज्ञान का मतलब है कि अगर दो जो चिन्ह हैं, दो माइनस माइनस हैं, दो प्लस प्लस है या प्लस माइनस है माइनस प्लस है, उनका गुणा करने पर क्या होगा या फिर उनकी जोड़ और बाकी करने पर क्या आता है, कौन सा चिन्ह आएगा। तो या फिर मैं ये सवाल करवाने के बाद मैं वो आपको बता दूंगा कि किस तरह से शॉर्ट में बता दूंगा कि चिन्ह किस तरह से लगते हैं। तो ये -8 क्या होना चाहिए? मुझे गुणा करने पर -8 आना चाहिए, और मुझे यहाँ पे बाकी करने पर मुझे माइनस का 2 चाहिए। बाकी करने पर माइनस, बाकी कब होगी? जब एक संख्या प्लस की होगी, एक संख्या माइनस की होगी। लेकिन जब माइनस की मुझे संख्या चाहिए तो बड़ी संख्या माइनस की होगी। तो यहाँ पे 4 बड़ी संख्या है जो माइनस की होगी और छोटी संख्या प्लस की होगी। इन दोनों का गुणा करूंगा तो -8 आएगा, और -4 में से प्लस का 2 माइनस करूंगा तो -2 आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो अचर पद है, अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, इन दोनों के गुणे के बराबर संख्या जो आएगी हम उसका गुणनखंड करेंगे। उसका गुणनखंड इस प्रकार करेंगे कि हमें उसके या तो जोड़ या फिर बाकी करने पर x का गुणांक प्राप्त हो। तो x का गुणांक प्राप्त हो, हमें मिल गया। अब इसकी जगह पे ये लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 4x, 2x की जगह ये लिख दिया, इसमें से इसको माइनस करूंगा ये आ जाएगा, और इसकी जगह सीधा ये लिख लेंगे। गुणनखंड का, द्विघात समीकरण के गुणनखंड का मेन पार्ट है ये चीज को समझ में आ गया, उसके आगे के लिए इजी हो जाएगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? हम हमें दो के जोड़े लेने, एक तो ये दोनों और ये दोनों। इन दोनों में से जो भी कॉमन आएगा उसको बाहर निकालेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, x को बाहर निकाल दे, यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे बच गया 2, x प्लस 2। अब बाकी बचे इन दोनों, ये दोनों में से भी हमें क्या कॉमन निकालने पर x प्लस 2 बचना चाहिए। जो यहाँ पे बचा वही इन दोनों में से कॉमन निकालने के बाद बचना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, 2 का 8 में भाग लगाया, कितनी बार जाएगा? 4 बार, मतलब 4 कॉमन निकाल सकता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 का इंटू x से किया 4x, 4 का इंटू 2 से किया तो 8 आ गया। लेकिन अब यहाँ पे चिन्हों का भी ध्यान रखना है। जब यहाँ के चिन्ह और यहाँ के चिन्ह सेम है तो हमें कॉमन प्लस निकालना। अगर यहाँ के चिन्ह और यहाँ के चिन्ह अलग अलग हैं तब हम इसे कॉमन माइनस निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, चिन्ह अलग अलग है तो हम यहाँ पे माइनस कॉमन निकालेंगे। अब बराबर 0। अब मुझे इस पूरे में से कॉमन निकालना है क्या? x प्लस 2 इधर भी आ रहा है, x प्लस 2 इधर भी आ रहा है, x प्लस 2 कॉमन आ गया। अब इधर क्या बचेगा? x माइनस 4 बराबर 0। अब हम इसको, ये समीकरण 0 कब होगा? ये समीकरण 0 कब होगा? या तो x प्लस 2 बराबर 0 हो तब, या तो 0 होगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, या फिर x माइनस 4 बराबर 0 हो तब ये 0 हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। मतलब इसकी दो कंडीशन बनेगी कि एक बार ये 0 हो तब ये पूरा समीकरण 0 बनेगा, या फिर ये 0 हो तब ये पूरा समीकरण 0 बनेगा। अब इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा? -2, और यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा? प्लस का 4। अब जब या फिर आप x बराबर -2 इसमें रखोगे तब ये 0 के बराबर हो जाएगा, या फिर x बराबर प्लस का 4 रखोगे तब ये समीकरण 0 हो जाएगा।
एक बात और ध्यान रखिए, बहुपद में चर पद के ऊपर जितनी अधिकतम घात होती है उतने ही शून्यक होते हैं। जैसे यहाँ पे अधिकतम घात दो है तो इसके 2 शून्यक होंगे। अगर इसके ऊपर 3 घात है तो इसके शून्यक कितने होंगे? 3 होंगे। अगर इसके ऊपर 4 घात है तो इसके शून्यक 4 होंगे। तो जितने घाती अपना समीकरण होगा उतने घात का अपने उतनी संख्या में शून्यक होंगे। तो यहाँ पे 2 घात है, इसके 2 शून्यक अपने पास आ गए, -2 और प्लस का 4। अब मैंने आपको बताया था चिन्हों के बारे में बताऊंगा। तो चिन्हों के बारे में सिंपली एक दोनों का अलग अलग, जैसे गुणा और भाग के लिए अलग होता है और जोड़ और बाकी के लिए अलग होता है। लेकिन अभी के थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, तो मैं आपको कल या फिर नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा उसमें बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।